Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, dear students. This is me, Asif Javed, Faculty of Mathematics at EACT classes. Today, I am going to present before you a video analysis of the mathematics portion that was asked in the mock test 2 conducted by EACT classes. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 मैट्रिसेस वाले सेक्शन से है। सबसे पहले थॉरोली देखते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 81 जो है ये मैट्रिसेस के पोर्शन से पूछा गया है। 82 जो है दिस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा। 83 लीनियर इक्वेशन से पूछा गया है। 84 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से पूछा गया है। 85 प्रोबेबिलिटी थ्योरी से पूछा गया है। 86 ये आपका अगेन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। 87 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से पूछा गया है। 88 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछा गया है। 89 आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है और 90 आपका रिलेशंस एंड फंक्शन से पूछा गया है। सो वी हैव टेकन केयर टू इंक्लूड ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द सिलेबस। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए आइए हम 81 क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सिंपल सा फंडा है। और फंडा क्या है देखिए। फंडा ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी और एक का आर्डर अगर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स का आर्डर कुछ भी हो सकता है, सपोज p क्रॉस q है। इसको आप याद रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का बार बार देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको बस ये चेक करना होता है कि ये जो फर्स्ट होता है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के। तो उस केस में हम कहते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है मैट्रिसेस की, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होती। तो ये है मेन फंडा इसमें। और मजे की बात ये है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो जाती है, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है ए बी, उसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है ये एंड वाले ले लीजिए आप, ये एम क्रॉस क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए, सबसे पहले इसका ऑर्डर देखिए क्या है। इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। और दूसरे का ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2। तो देखिए एक का क्या है? 2 क्रॉस 3 ए का, और बी का क्या है? 3 क्रॉस 2। तो क्लियरली देखो ये यहां से आपको पता चल रहा है ये इक्वल है। तो इसलिए जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो डिफाइंड होगी, मतलब ए बी डिफाइंड होगा। और उसका ऑर्डर भी अगर पूछते हैं आपसे तो आप बता सकते थे उसका ऑर्डर क्या होता? 2 क्रॉस 2, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती। अब इसको उल्टा कीजिए, बी को पहले लिखिए। बी क्या है? 3 क्रॉस 2। और ए क्या है? 2 क्रॉस 3। तो ए बी तो डिफाइन हो गया, क्या बी ए भी डिफाइन है? बिल्कुल है। फिर से देखिए आप, सेम है, तो देयरफॉर ये भी डिफाइन हो जाएगा। और बी ए का ऑर्डर भी आप बता सकते हैं, ये हो जाएगी 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ना मैग्नीट्यूड पूछा गया है वेक्टर का। इसमें भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया गया होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के,
तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मॉड होता है, वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ए क्या है आपका 6, बी क्या है 2 और सी क्या है 3। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 36 और 4 40 और 9 49, अंडर रूट 49, एंड अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। सो 7 यूनिट्स इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर -8/3 मार्क करके आए होंगे, बट जो गलती आप बच्चों ने की है वो देखिए, गलती ये की है, हमेशा याद रखना चाहिए जनरली कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होती है नो सॉल्यूशन के लिए? क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए? कंडीशन होती है, ये गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये पूरी सिमेट्री मेंटेन रखनी है आपको। मतलब पहले क्या आएगा? ऊपर भी x नीचे भी x, फिर ये y और फिर ये कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ब्लफ किया गया है या ट्रिक किया गया है आपको। ऊपर 4x है और नीचे ky है, तो पहले तो इसको एडजस्ट करना था। 4x प्लस -3y प्लस -9 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्या है? दूसरी है, पहले x लिखिए 2x प्लस ky, इसको इस तरफ ले आइए, प्लस -11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास जो नो सॉल्यूशन के लिए, मैं आपको सब के लिए बता देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। ठीक है, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। दूसरा होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके लिए क्या होता है? a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। दिस इज फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब b1 अपान b2 c1 बाई c2 के इक्वल नहीं हो सकता, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। a1 बाई a2 किसके इक्वल होगा? सिर्फ b1 बाई b2 के। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए हमने कौन सी कंडीशन लगानी है? ये वाली लगेगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो क्या होगा यहाँ पे? ये आपका a1 है, ये a2 है, मतलब 4/2 इज इक्वल टू -3/k। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, ये हो जाएगा 2k। यहां से देखिए 2k इज इक्वल टू -3। ठीक है, सॉरी, -3, तो k क्या हो जाएगा? -3/2। अब आप बच्चे अपनी गलती देख लीजिए, आपने क्या किया होगा? आपने ये k जो है ये 2 की जगह लिया होगा, आपने 4/k किया होगा और -3/2, तो ऑब्वियसली आपका आंसर शायद -8/3 आया होगा। सो दिस इज द मिस्टेक दैट यू गाइज हैव डन। बट जिन बच्चों ने यहाँ मिस्टेक की है, दैट इज गुड एनफ। बस एग्जाम में ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि आप बच्चों को पता है एक नंबर के अंदर कितने बच्चे होते हैं। यार मे बी 100 स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू सैचुरेशन, तो वो एक नंबर आपकी जॉब का सिलेक्शन और आपको लिस्ट से बाहर करने को डिसाइड करता है। तो इसलिए आप किसी चीज को हल्के में नहीं ले सकते व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? -3/2।
आई गेस ये पुराना ड्राफ्ट है, इसको हमने एडिट किया हुआ है, ये पुराना ड्राफ्ट था। आपका जो पेपर है उसमें -3/2 ऑप्शन भी पक्का होगा। सो दिस इज -3/2। तो -3/2 जिन्होंने मार्क किया है ये सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये जो आप ये जो लिमिट वाले क्वेश्चन है ना, इनमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। इसको आप यूजुअल मेथड से भी कर सकते हो। यूजुअल मेथड से जब भी आपका एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म में आ जाए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, और भी ऐसी पांच मतलब टोटली 7 फॉर्म्स होते हैं, बट जनरली आपको लिमिट जो है 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आती है। तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, दे आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो इनमें हम क्या करते हैं, फिर फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करो, दिस इज x² माइनस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4 पुट करो तो 4² 16 -28 +12, 16 -28 -12 हो जाएगा, +12 0, और नीचे भी 4 -4 0। तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसको फैक्टराइज कीजिए, x² -3x -4x +12 अपॉन x -4। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4, x इंटू x -3 -4 इंटू x -3 होल डिवाइडेड बाई x -4। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4, शाबाश, x -3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x और दूसरे से 4 अपॉन x -4। x -4 कैंसल। सो दिस इज 4 -3, x की जगह आप 4 पुट कर दीजिए, 4 -3 इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये तो एक तरीका हो गया, बट बड़ी सारी लिमिट्स जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक इसकी क्या है कि जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो आप बच्चे क्या कीजिए, ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लीजिए और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लीजिए, और फिर से लिमिट अप्लाई कीजिए, और ऐसा तब तक कीजिए जब तक ना लिमिट फाइनाइट आ जाए। इसको लॉपिटल रूल भी कहते हैं, जिसको कुछ बच्चे एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं। हालांकि आपको जरूरी नहीं है कि उसी, बट क्योंकि इसी तरीके से करो, बट क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, सो इट इज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो देखिए अगर उस तरीके से हम इसको देखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लीजिए, दिस इज 2x -7 और नीचे वाले का 1। अब पुट कर दीजिए x की जगह 4, 2 4 जार 8 -7, देखिए कितनी जल्दी निकल गया, दैट इज इक्वल टू 1। स्टिल यू गॉट द आंसर। करना क्या है, जब भी आपको ऐसे होगा, लिमिट जनरली मैं कहूँ x अप्रोचेस टू a f(x) अपॉन gx, तो आपने इसको किसके बराबर, l'Hopital रूल कहता है कि सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये किसके इक्वल होता है, लिमिट f'(x) अपॉन g'(x). मतलब ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लीजिए फंक्शन के, नीचे वाले का भी, और उसी लिमिट को उसी पॉइंट पे इवेलुएट कीजिए। तो जब आपका फाइनाइट आ जाएगा तो वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे। लेवल काफी इजी था आपके इस पेपर का, बट यही आपका जीके एसएसबी का लेवल भी रहने वाला है, कोई ज्यादा टफ नहीं होगा। जस्ट अ सेकंड। आइए नेक्स्ट पे, 85th, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। देखिए जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या है आपकी, ये 6 नंबर आ सकते हैं। अब प्राइम नंबर को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, 2 3 और 5, 3। सो टोटल आपके पास कितनी है, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितनी फेवर करते हैं टोटल सैंपल स्पेस में जो होती है, तो ये आ जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2।
चलिए आगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। देखिए, जब भी आप सिलेक्शन आपको करनी होती है ना, एक होता है अरेंजमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन। अरेंजमेंट को कहते हैं परमुटेशन और सिलेक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए बोला हुआ है, तो सिलेक्शन मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके पास 5 स्ट्रॉबेरीज हैं, 5 स्ट्रॉबेरीज हैं, 4 एप्पल्स हैं, 3 ऑरेंजेस हैं, और 3 किस्म के और फ्रूट है। मतलब जैसे मान लो ये फर्स्ट टाइप का है, एक वो भी एक है। ठीक है, कुछ रखो, A1 B1 C1, वो 3 फ्रूट्स जो है वो भी एक एक आपके पास है। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, A B C। अब आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप। आपको हर एक फ्रूट चूज करना है। तो देखो, इन 5 में से हमें एक चूज करना है, 5 स्ट्रॉबेरीज में से एक, तो कितने होंगी कॉम्बिनेशन, 5C1। यहाँ पे 4 एप्पल्स में से एक एप्पल चूज करना है, तो 4C1 इनटू, क्योंकि हमें हर चीज करनी है इसलिए एंड आ रहा है। अगर ऑप्शन होता तब आर, जब आर का सेंस आता है तब प्लस करते हैं। यहाँ पे क्योंकि सब कुछ करना है हमें, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, और का मतलब एंड का मतलब इनटू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर 3 में देखो, ऑरेंजेस आपकी 3 है, तो 3 में से आपको एक ऑरेंज चूज करना है, और बाकी तो एक में से एक चूज करना है, वो क्योंकि एक एक ही है, एक एक और एक। ठीक है, तो देखो, एक हमने स्ट्रॉबेरी से चूज किया क्योंकि वो 5 थी, तो 5 में से एक, ये 4 में से एक, ये 3 में से एक, और वो एक एक ही थी, तो एक में से एक एक चूज किया। अब इन सबको अगर आप इवेल्युएट करोगे, ये क्या होगा, दिस इज 5/1, 4/1, 3/1, 1/1, 1 × 1 × 1। अब आप बोलेंगे सर आपने शॉर्टकट में कैसे कर दिया इतनी जल्दी, हम तो फैक्टोरियल वगैरह कुछ करते हैं। देखो, इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है, इसको देखो और इसको देखो, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे लिखो, और तब तक आप करते रहो, ऊपर वाले को घटाते रहो, नीचे वाले को भी घटाते रहो, जब तक ना नीचे वाला 1 आ जाए। बट ये ऑलरेडी 1 है, तो ये 5/1 पे ही खत्म हो जाएगा, ये भी 4/1 पे ही खत्म हो जाएगा। सपोज अगर ये 5C2 होता, तो हम क्या करते, ऊपर 5 लिखते, नीचे 2, फिर ऊपर घटाते रहते, एक 4 हो जाता और नीचे 1। जो ही नीचे 1 आ जाए वहां पे हमें रुक जाना होता है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कॉम्बिनेशन को करने की। तो 5 × 20, 20×3 = 60, तो टोटल कितनी वेज हो गई, 60 वेज। इसका आंसर आ जाएगा 60। वेरी गुड। चलिए आगे। अगेन वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो, आपको फाइंड क्या करना है, एक A² ही तो आपको फाइंड करना है। ए तो आपके सामने है, आई भी आपके सामने है, तो जल्दी से A² फाइंड करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। A² फाइंड करो, 2 1 3 -1, जस्ट अ सेकेंड, -1, और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर को, वही मतलब हो गया 3 -1। अब मल्टीप्लीकेशन तो आती है आपको, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन होती है, रो को कॉलम के साथ करते हैं। दिस इज रो, दिस इज कॉलम, 2 2 जार 4, 1 3 जार 3, 2 1 जार 2, 1 -1 जार -1, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 -3, 3 1 जार 3, -1 ये हो जाएगा +1। तो कितना हो गया ये, 7 1 3 4। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 7, हमें क्या आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स, देखते हैं किसमें आता है। 7 1 3 4, माइनस करना है ए क्या है आपका, ए है 2 1 3 -1। मैं इसको जरा इरेज करता हूँ। ठीक है, और फिर
माइनस 5i, मतलब 5 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो ये क्या हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 0 0 5। अब आप इन सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 7 - 2, 7 - 2 कितना हो गया, 5, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 3 - 3 0, 0 - 0 0, 4 + 1 5, 5 - 5 0, तो पहले ही ऑप्शन से हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, हो सकता है कभी आपको और टाइम लगता है, आपको भी दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता, तीसरे पे भी, तो जो वाला ऑप्शन सही आता है यहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी थी कि पहले ही ऑप्शन पे सही हो गया। और जनरली जो एग्जामिनर होता है उसकी कोशिश यही रहती है कि आपकी कैलकुलेशंस को भी इजी करे। जैसे यहाँ पे हमने भी आपको जो क्वेश्चन दिया है पहले ही ऑप्शन में हो जाता है, तो अगर आप पहले ऑप्शन से ही शुरू करोगे तो आपका टाइम, आपको दूसरा तीसरा और चौथा तो चेक ही नहीं करना था। सो इसलिए यहाँ पे भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, मैं इसलिए टिपिकल कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। कोई भी लाइन याद रखिए, अगर x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 से पास हो रही हो तो उसकी इक्वेशन होती है, क्या होती है, x - x1/x2 - x1। कोई भी पॉइंट अगर इसके ऊपर हम x y z ले ले तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। x - x1/x2 - x1, सिमिलरली y - y1/y2 - y1, और z - z1/z2 - z1, ठीक है। तो ये है इक्वेशन आपकी। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका है इस लाइन पे, पहले तो वो पॉइंट हम देखेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। हमें वो पॉइंट्स दिए हैं जहां से वो पास हो रहा है, मतलब जिस लाइन पे वो लाई करता है, तो क्या इक्वेशन होगी उस पॉइंट की, x - x1, देखिए x - x1 क्या आएगा, दैट इज 0। जस्ट अ सेकेंड, या आप ट्वेल्थ की जो बुक है ना उसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप देख लेना, वहां पे जो लाइन वगैरह है तो लाइन के उस टॉपिक में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी की जो समरी होती है ना यूनिट के लास्ट पे, वहां पे आपको सीधा देखना है कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, आपको थ्योरी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। x - x1 ये आपका x1 है, x2 - x1 मतलब 3 - 0, 3 - 0, फिर y - y1 क्या आ गया 5, y2 - y1 -1 - 5, -1 - 5, फिर इक्वल टू z - z1, दैट इज z - z1 हो गया z+2, माइनस माइनस प्लस, z2 - z1, 2 - 2 2+2, तो ये आ गया आपका x/3 इज इक्वल टू y - 5/-6, और ये आ गया z+2/4। देखो ये तीनों इक्वल है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। x/3 किसके इक्वल है, y - 5/-6 के, और वो किसके इक्वल है, z+2/4 के। तो हम मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ठीक है। तो x/3 भी k के इक्वल है, इससे हमें x क्या मिल जाएगा, 3k। सिमिलरली जब आप y - 5 देखोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, -6k के, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 - 6k, और z किसके इक्वल हो जाएगा, z+2 4k के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4k - 2। तो क्या क्या मिला आपको, x किसके इक्वल मिला, शाबाश, x मिला 3k, y मिला 5 - 6k, और z मिला 4k - 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ और भी आपको दिया है, क्या दिया है, बोला है कि x कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का 6 है, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 3k, मतलब 3k किसके इक्वल है, 6k। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, k की वैल्यू 2 हो गई। आपसे z कोऑर्डिनेट पूछा है तो z किसके इक्वल हो जाएगा, करो k की वैल्यू पुट, 4 2 8 - 2, सो दैट इज 6।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। होप आपको समझ आ गई है। अगर नहीं आई है समझ आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। देयर इज नो वरी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो 89th क्वेश्चन था ये तो हलवा था बिल्कुल। इससे आसान क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जा सकता। रानी बारोड एन अमाउंट ऑफ ₹200,000 फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से पैसा लेते हैं तो वो आपसे इंटरेस्ट लेता है, और जब आप बैंक को पैसा देते हैं वो भी आपको इंटरेस्ट देता है। यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे रानी ने बैंक से बारो किया है एन अमाउंट। तो आपने बताना है कि उसको कितना इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। कुछ नहीं, आपको इतनी कहानी छोड़ दीजिए, कहानी को। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल कितना है 200,000, रेट कितना है 7, टाइम कितना है 2/100। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 2000, 14,000 इंटू 2, 28,000। सिंपल। ये है सिंपल इंटरेस्ट। इतना सिंपल इंटरेस्ट जो है उसे बैंक को देना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन इजीएस्ट। इसमें आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इसका मतलब क्या होता है, एफ कंपोज जी एट एक्स, दिस इज एफ ऑफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है x² + 1। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, इस x² + 1 को ना कैपिटल एक्स मान लीजिए कुछ टाइम के लिए, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए। अब एफ एक्स किसके इक्वल है 5x के, तो कैपिटल एक्स है तो 5 इंटू कैपिटल एक्स हो जाएगा 5। अब x किसके इक्वल था उसको पुट कर दीजिए, दैट इज x² + 1। 5 को इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 5x² + 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। सो 5x² + 5, ये रहा आपका सी ऑप्शन। तो क्लियर है। तो ये आपका सी ऑप्शन और इसका डी ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सके। और अब की जो आपके ये जो 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, इसमें आप नया कुछ भी मत पढ़िए, बल्कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2-3 सालों में, क्योंकि अब 2-3 साल हो गए इस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट हुए हुए। तो जो भी जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज एंड रिवाइज। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। और कूल रहिए, काम रहिए, फोकस्ड रहिए। मे अल्लाह हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।